युद्ध हमेशा तलवारों से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जीतने के लिए हमेशा लड़ना जरूरी नहीं होता। क्या हो अगर असली विजेता वो है जो बिना लड़े ही जीत जाए। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो 2500 साल पुरानी है, लेकिन आज भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, लीडर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स इसे फॉलो करते हैं। ये कहानी है द आर्ट ऑफ वॉर की। और शायद ये सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ बदलने वाली फिलॉसफी है। चैप्टर 1, शुरुआत। एक अनसला सच। इमेजिन करो, एक राजा है, पावरफुल, एम्बिशियस, और उसके सामने खड़ा है एक साधारण सा इंसान। ना कोई रॉयल कपड़े, ना कोई आर्मी, बस एक शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस। ये इंसान था सन जू। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम सच में मुझे युद्ध जीतना सिखा सकते हो? सन जू ने शांत आवाज में कहा, हाँ। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। राजा ने कहा, ठीक है, मेरी कॉन्क्यूबाइंस को ट्रेन करके दिखाओ। अब सोचो, जिन्होंने कभी युद्ध देखा तक नहीं, वो लड़कियां सेना कैसे बनेंगी? यहीं से शुरू होता है वो लेसन जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। सन जू ने उन सभी महिलाओं को लाइन में खड़ा किया और उन्हें बेसिक कमांड सिखाने लगे। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न। पहली बार कमांड दी गई और सब हंसने लगीं। दूसरी बार फिर वही हुआ। अब यहां एक नॉर्मल इंसान क्या करता? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम गेम। लेकिन सन जू ने कुछ अलग किया। उन्होंने कहा, अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है तो गलती लीडर की है। और उन्होंने कामली फिर से समझाया। तीसरी बार कमांड दी गई, फिर भी हंसी। अब सन जू की आवाज बदली, अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं और फिर भी लोग फॉलो नहीं कर रहे तो गलती लीडर्स की नहीं, सोल्जर्स की है। और फिर जो हुआ उसने पूरे किंगडम को हिला दिया। सन जू ने राजा की 2 सबसे पसंदीदा महिलाओं को एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया। यस, तुमने सही सुना। अब सोचो, राजा क्या करेगा? क्या वो उसे रोक देगा या फिर सन जू अपनी बात पर अड़ा रहेगा? यहीं से असली खेल शुरू होता है। चैप्टर 2, लीडरशिप, वर्ड्स वर्सेस एक्शन। राजा घबरा गया। उसने तुरंत मैसेज भेजा, उन्हें मत मारो, हम समझ गए तुम्हारी कैपेबिलिटी। लेकिन सन जू ने जो जवाब दिया वो हर लीडर के लिए एक लेसन है। जब मुझे जनरल बनाया गया है तो कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इवन फ्रॉम द किंग। और फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन करवा दिया। साइलेंस। पूरा पैलेस शॉक में था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी पावरफुल था। अब वही महिलाएं परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में कमांड्स फॉलो कर रही थीं। नो लाफ्टर, नो मिस्टेक्स, बस डिसिप्लिन। सन जू ने किंग को मैसेज भेजा, अब आपकी सेना तैयार है, उन्हें आग में भेजिए या पानी में, ये ओबे करेंगी। लेकिन किंग नीचे नहीं आया। और सन जू ने कहा, राजा सिर्फ शब्दों से प्यार करता है, लेकिन उन्हें एक्शंस में नहीं बदल सकता। यहीं पर पहली बड़ी सीख छुपी है। लाइफ में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की होती है। तुम वीडियोस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, प्लान्स बनाते हो, लेकिन क्या तुम एक्शन लेते हो? सन जू कहता है, क्लैरिटी प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स पावर। अगर तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। चैप्टर 3, वॉर का असली मतलब। अब यहां एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है। द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ लड़ाई की किताब नहीं है, ये माइंडसेट की किताब है। सन जू कहता है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। सोचो, बिना लड़े जीतना, क्या ये पॉसिबल है या ये सिर्फ एक आइडियल बात है? यही वो पॉइंट है जहां से असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। अगर असली जीत लड़े बिना होती है तो फिर ये पूरी दुनिया इतना लड़ क्यों रही है? क्या हम गलत तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमें जीत का असली मतलब ही नहीं पता? कैसे सन जू बताता है कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 4, कब लड़ना है और कब नहीं। अब असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। सन जू एक बहुत गहरी बात कहता है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही लड़ाई चुनना जरूरी होता है। लेकिन ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही डेंजरस भी है, क्योंकि दुनिया तुम्हें सिखाती है नेवर बैक डाउन, ऑलवेज फाइट, प्रूव योरसेल्फ। लेकिन सन जू कहता है, हर जगह खुद को प्रूव करना कमजोरी की निशानी है। थोड़ा रुक कर सोचो, हर आर्ग्यूमेंट, हर डिबेट, हर कंपटीशन क्या सच में तुम्हारे लिए है
या तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग लड़ाई इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वो जरूरी है। वो लड़ते हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट हुआ है। और ईगो सबसे खराब स्ट्रैटेजिस्ट होता है। संजू हमें सिखाता है, स्ट्रांग बनना है तो सिलेक्टिव बनो। इमेजिन करो, एक शेर जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और सिर्फ सही समय पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हर चेस एनर्जी वेस्ट करता है और एनर्जी ही उसकी असली करेंसी है। अब असली सवाल, कैसे डिसाइड करें कि कौन सी लड़ाई लड़नी है? संजू इनडायरेक्टली 3 चीजें सिखाता है। 1. आउटकम। क्या ये जीत मीनिंगफुल है? क्या ये तुम्हें आगे बढ़ाएगी या सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करेगी? 2. कॉस्ट। इसकी कीमत क्या है? टाइम, एनर्जी, मेंटल पीस। क्या तुम ये सैक्रिफाइस करना चाहते हो? 3. कंट्रोल। क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो ये लड़ाई पहले ही हार चुकी है। अगर इन तीनों का आंसर क्लियर नहीं है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है डोंट फाइट। कभी कभी लाइफ में सबसे मुश्किल डिसीजन ये नहीं होता कि फाइट करो, बल्कि ये होता है कि मैं इस लड़ाई से बाहर निकल रहा हूं। लोग तुम्हें जज करेंगे, कहेंगे डर गया, लेकिन अंदर से तुम जानते हो तुमने खुद को बचाया है। और याद रखना, हर लड़ाई जीतना सक्सेस नहीं है, लेकिन अननेसेसरी लड़ाइयों से बचना लॉन्ग टर्म विक्ट्री है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे डेंजरस लड़ाई बाहर नहीं होती, अंदर होती है। तुम्हारे अंदर 2 वॉइसेस हैं। एक कहती है प्रूव देम रॉन्ग, दूसरी कहती है लेट इट गो। संजू कहता है जो इंसान अपनी इनर बैटल जीत लेता है, उसे बाहरी लड़ाइयां लड़नी ही नहीं पड़ती। सो इमेजिन दिस, तुम बैटलफील्ड पर खड़े हो, चारों तरफ नॉइज है, लोग चिल्ला रहे हैं, प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसी मोमेंट पर तुम डिसाइड करते हो ये लड़ाई मेरी नहीं है, और तुम पीछे हट जाते हो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद तुम एक ऐसी लड़ाई चुनते हो जहां तुम पूरी तैयारी के साथ उतरते हो और जीतते हो। अगर सही लड़ाई चुनना ही असली ताकत है, तो अगला सवाल और भी खतरनाक है। जब तुमने लड़ाई चुन ली, तो क्या सिर्फ करेज काफी है, या फिर ये कि जीत पहले ही तय हो चुकी होती है, उससे पहले कि तुम बैटलफील्ड में कदम रखो? अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां एवरेज लोग और रियल स्ट्रैटेजिस्ट्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि सुनजू कहता है एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज एवर फॉट। इसका मतलब क्या है? क्या सच में जीत बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि उससे पहले डिसाइड हो जाती है? इमेजिन करो, 2 लोग एक ही बैटलफील्ड में उतरते हैं। एक कॉन्फिडेंट है, लाउड है, अग्रेसिव है। दूसरा शांत है, कंपोज्ड है। पहला इंसान सोचता है मैं जाकर जीत जाऊंगा। दूसरा इंसान सोचता है मैं ऑलरेडी जीत चुका हूं। डिफरेंस समझ रहे हो? पहला इंसान होप पर लड़ता है, दूसरा इंसान प्रिपरेशन पर। सुनजू कहता है एनर्जी इज लाइक अ ड्रॉन बो, टाइमिंग इज लाइक रिलीजिंग द एरो। मतलब तुम्हारी पूरी ताकत, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन एक सही मोमेंट का इंतजार कर रही होती है, और जब वो मोमेंट आता है तुम बस रिलीज करते हो और फिर रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। एग्जाम हो, बिजनेस हो या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन, लोग लास्ट मोमेंट पर पैनिक करते हैं, लेकिन विनर्स पहले से रेडी होते हैं। जब अपॉर्चुनिटी आती है, उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद को उस लेवल पर ऑलरेडी बिल्ड कर लिया होता है। सुनजू कहता है विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर, while defeated warriors go to war first and then seek to win। यानी लूजर्स पहले लड़ते हैं, फिर जीतने की कोशिश करते हैं। विनर्स पहले जीतते हैं, फिर लड़ते हैं। अब ये माइंडसेट शिफ्ट समझो। अगर तुम हर बार बैटलफील्ड पर जाकर जीतने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ऑलरेडी लेट हो। असली काम उससे पहले होता है। प्रेपरेशन, क्लैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, ये सब मिलकर तुम्हें अनबीटेबल बनाते हैं। सो इमेजिन दिस, एक आर्चर है। वो एरो छोड़ने से पहले सैकड़ों बार प्रैक्टिस करता है, हवा को महसूस करता है, एंगल कैलकुलेट करता है, और जब फाइनली वो एरो छोड़ता है, तो वो सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, वो उसकी पूरी प्रिपरेशन का रिजल्ट होता है। अगर जीत प्रिपरेशन से आती है, तो अगला सवाल ये है, क्या सिर्फ खुद को प्रिपेयर करना काफी है, या फिर तुम्हें अपने एनिमी को भी समझना होगा? चैप्टर 6, दुश्मन को जानो, खुद को जानो, इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस। अब कहानी और गहरी होने वाली है।
क्योंकि सुन जू की सबसे प्रसिद्ध सीख यहीं आती है। इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ, यू नीड नॉट फेयर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। सुनने में सिंपल, लेकिन इसमें छुपी है पूरी स्ट्रैटेजी की आत्मा। ज्यादातर लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि वो दो जगह अंधे होते हैं, खुद के बारे में और दुश्मन के बारे में। कुछ लोग खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, कुछ लोग खुद को अंडर एस्टिमेट, और दोनों ही हालत में रिजल्ट एक ही होता है, गलत डिसीजन। खुद को जानना क्या है? ये सिर्फ स्ट्रेंथ्स की लिस्ट नहीं है, ये है तुम्हारी लिमिट्स क्या है, तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हारी वीकनेसेस कहाँ छिपी हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी से अनजान है, वो सबसे पहले वहीं से टूटता है। अब दूसरी साइड, एनिमी हमेशा कोई इंसान नहीं होता। कभी वो कंपटीशन है, कभी मार्केट है, कभी सिचुएशन है, और कभी तुम्हारा अपना डर। सुन त्सु कहता है, ऑब्जर्व, डोंट अज्यूम। यानी लोग क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या कर रहे हैं। जब तुम खुद को भी जानते हो और एनिमी को भी, तब तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, कब अटैक करना है, कब वेट करना है, और कब कंप्लीटली अवॉइड करना है। यही क्लैरिटी जीत और हार के बीच का फर्क बनाती है। बिजनेस में अगर तुम मार्केट को समझे बिना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो वो गैम्बल है, लेकिन अगर तुमने रिसर्च किया है, कंपटीशन एनालाइज किया है, तो वो स्ट्रैटेजी है। लाइफ भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करती है। अब सबसे बड़ा सच, कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं, तुम खुद होते हो। सेल्फ डाउट, फियर, ओवरथिंकिंग, ये वो दुश्मन हैं जो बिना दिखे तुम्हें हरा देते हैं, और इन्हें हराने के लिए तुम्हें पहले इन्हें पहचानना होगा। इमेजिन दिस, एक योद्धा बैटलफील्ड में खड़ा है, लेकिन इस बार वो सिर्फ सामने वाले को नहीं देख रहा, वो खुद को भी देख रहा है, अपनी सांसों को, अपने डर को, अपने थॉट्स को, और उसी अवेयरनेस के साथ वो मूव करता है, कैलकुलेटेड, कंट्रोल्ड, अनस्टॉपेबल। अगर अवेयरनेस इतनी पावरफुल है, तो अगला सवाल ये है, क्या सिर्फ नॉलेज काफी है, या फिर तुम्हें एनवायरनमेंट को भी अपने फेवर में करना होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कैसे टेरेन, सराउंडिंग्स और टाइमिंग एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकते हैं। जो खुद को और अपने दुश्मन को समझ लेता है, वो लड़ाई नहीं जीतता, वो हर बार जीतता है। चैप्टर 7, जमीन, समय और पोजिशनिंग। अब हम उस लेयर पर पहुंच गए हैं जहां खेल सिर्फ ताकत या नॉलेज का नहीं रहता, ये खेल बन जाता है पोजिशनिंग का। सन त्सु कहता है, ही हु नोज द टेरेन एंड द टाइमिंग विल ऑलवेज हैव द एडवांटेज। मतलब तुम कितने स्ट्रांग हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कहां खड़े हो और कब मूव करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरेन सिर्फ बैटलफील्ड नहीं है, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट है। कौन लोग तुम्हारे आसपास हैं, कौन सा मार्केट है, कौन सा फेज ऑफ लाइफ है, क्योंकि एक ही स्किल डिफरेंट टेरेन में कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट देती है। इमेजिन करो, एक टैलेंटेड इंसान लेकिन गलत एनवायरनमेंट में, जहां ग्रोथ नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो धीरे धीरे एवरेज बन जाता है। और एक एवरेज इंसान लेकिन सही एनवायरनमेंट में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। यही है टेरेन का पावर। सन त्सु कहता है, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज दे आर सीज्ड, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी सही समय पर ही काम करती है। अर्ली मूव, फेलियर; लेट मूव, मिस चांस; राइट टाइमिंग, एक्सप्लोजन ऑफ सक्सेस। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, पोजिशनिंग। अगर तुमने खुद को सही जगह पर सेट कर लिया, तो कई बार तुम्हें लड़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि गेम ऑलरेडी तुम्हारे फेवर में होता है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम गलत जगह पर मेहनत कर रहे हो, तो रिजल्ट 0 रहेगा, लेकिन सही पोजिशनिंग कम एफर्ट को भी पावरफुल बना देती है। इमेजिन दिस, एक वॉरियर ऊंचाई पर खड़ा है, नीचे पूरा बैटलफील्ड दिख रहा है। वो जल्दबाजी नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है और सही समय पर एक ही मूव करता है और पूरी लड़ाई बदल जाती है। अगर पोजिशनिंग इतनी पावरफुल है, तो अगला सवाल यह है, क्या हमेशा स्ट्रेंथ से जीत मिलती है, या फिर कमजोरी को भी एक वेपन बनाया जा सकता है? चैप्टर 8, धोखा, भ्रम और चालें, डिसेप्शन
एंड माइंड गेम्स। अब हम स्ट्रैटेजी के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां जीत ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है। सन त्सू कहता है, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी हर युद्ध, हर कॉम्पिटिशन, हर स्ट्रगल कहीं ना कहीं इल्यूजन पर टिका होता है। द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, यह है परसेप्शन कंट्रोल करना। लोग क्या देखते हैं, क्या मानते हैं, तुम उस नरेटिव को शेप करते हो। स्ट्रांग हो तो वीक दिखो, वीक हो तो स्ट्रांग दिखो, पास हो तो दूर लगो, दूर हो तो पास लगो। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला कंफ्यूज होता है तभी तुम कंट्रोल में आते हो। सबसे खतरनाक लड़ाई तलवार से नहीं, माइंड में होती है। अगर तुमने अपोनेंट के माइंड में डाउट डाल दिया तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। फेयर, हेजिटेशन, ओवरथिंकिंग, ये सब वेपन्स हैं और ये दिखते भी नहीं। यहां एक सवाल उठता है, क्या डिसेप्शन गलत है? सन त्सू का जवाब प्रैक्टिकल है। वॉर इज नॉट अबाउट बीइंग नाइस, इट्स अबाउट विलिंग वाइजली। मतलब जीवन में हर जगह डिसेप्शन जरूरी नहीं, लेकिन जहां स्टेक्स हाई हों वहां स्ट्रैटेजी ग्रेटर दैन सिंप्लिसिटी। बिजनेस में ब्रांडिंग क्या है? परसेप्शन। नेगोशिएशन में साइलेंस क्या है? पावर। सोशल लाइफ में इमेज क्या है? इन्फ्लुएंस। ये सब डिसेप्शन के रिफाइंड फॉर्म्स हैं, जहां तुम सच को छुपाते नहीं बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करते हो। लेकिन याद रखना, डिसेप्शन तभी काम करता है जब तुम खुद कंट्रोल में हो। अगर तुम इमोशनल हो, रिएक्टिव हो, तो तुम दूसरों को कंफ्यूज नहीं करोगे, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले अपने माइंड को मास्टर करो, फिर गेम खेलो। इमेजिन दिस, रात का समय है, बैटलफील्ड शांत है, एनिमी सोच रहा है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन शैडो में एक साइलेंट मूवमेंट होता है, एक चाल जो दिखाई नहीं देती, और अगली सुबह पूरा खेल बदल चुका होता है। अगर डिसेप्शन इतना पावरफुल है तो अगला सवाल और भी खतरनाक है। क्या हर बार ट्रिक से जीतना सही है, या फिर कुछ बैटल्स ऐसी होती हैं जहां डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर ही असली ताकत होते हैं? नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कैसे ऑर्डर, डिसिप्लिन और यूनिटी एक आर्मी को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। चैप्टर 9, अनुशासन, व्यवस्था और एकता। डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड यूनिटी। अब खेल उस मोड़ पर है जहां केओस और कंट्रोल के बीच फैसला होता है। सन त्सू सिखाता है, इन द मिडस्ट ऑफ केओस देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो सेना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को जीत में नहीं बदल सकती। डिसिप्लिन वो ताकत है जो दिखती नहीं लेकिन हर जीत के पीछे होती है। जब इमोशंस हाई होते हैं तभी डिसिप्लिन काम आता है। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं तभी डिसिप्लिन्ड लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, और वही लोग अंत में जीतते हैं। बैटलफील्ड में दो तरह की फोर्सेस होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड लोग लाउड होते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं। ऑर्गेनाइज्ड लोग शांत होते हैं लेकिन डेडली होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हर मूव के पीछे स्ट्रक्चर होता है। एक अकेला योद्धा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन एक यूनाइटेड आर्मी अनस्टॉपेबल होती है। ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन, क्लैरिटी, ये तीन चीजें मिलकर एक एवरेज ग्रुप को भी पावरफुल बना देती हैं। टीम हो, बिजनेस हो या फैमिली, जहां डिसिप्लिन और ट्रस्ट होता है वहां ग्रोथ नेचुरल हो जाती है, और जहां ईगो और कंफ्यूजन होता है वहां कोलैप्स तय होता है। इमेजिन दिस, दो आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं, एक साइड पर शोर है, दूसरी साइड पर साइलेंस। पहली आर्मी इंपल्सिव है, दूसरी सिंक्रोनाइज्ड। और जब बैटल शुरू होती है तो आउटकम सरप्राइजिंग नहीं होता, वो पहले से तय होता है। अगर डिसिप्लिन और यूनिटी इतनी पावरफुल है तो आखिरी सवाल बचता है, क्या जीत सिर्फ बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या फिर असली जीत अंदर से शुरू होती है? अनुशासन वो सेतु है जो इरादों को नतीजों में बदलता है। चैप्टर 10, असली जीत, खुद पर विजय, द अल्टीमेट विक्ट्री। अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं और यहां सन त्सू हमें सबसे गहरा सच बताता है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मतलब सबसे बड़ी जीत वो नहीं जहां तुम लड़कर जीतते हो,
बल्कि वो है जहां तुम्हें लड़ना ही नहीं पड़ता। असली बैटलफील्ड बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। फेयर, डाउट, ईगो। अगर तुम इन पर जीत पा गए तो दुनिया की कोई भी लड़ाई तुम्हें नहीं हरा सकती। पावर ऑफ कंट्रोल। जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो तो तुम सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, और जब सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में हो तो जीत ऑलमोस्ट सर्टन हो जाती है। सन त्जू की पूरी फिलॉसफी एक ही बात पर आकर खत्म होती है: स्मार्ट बनो, काम बनो, स्ट्रेटेजिक बनो। क्योंकि लाइफ एक वॉर नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे बिना स्ट्रैटेजी के जीते हो तो ये तुम्हारे खिलाफ वॉर बन जाती है। इमेजिन दिस: तुम बैटलफील्ड से दूर खड़े हो, शांत, स्टेबल, अवेयर, और तुम रियलाइज करते हो तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि लड़ाई खुद तुमसे दूर रहने लगी है। चैप्टर 11, अनुकूलन की कला, अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज। अब जब तुमने स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और कंट्रोल समझ लिया है, तो अगली सबसे जरूरी स्किल आती है अडैप्ट करना। सुन त्जू कहता है, वाटर शेप्स इट्स कोर्स अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड इट फ्लोज ओवर। मतलब पानी कभी रिजिड नहीं होता, वो फ्लो करता है, बदलता है, और इसी वजह से वो हर ऑब्स्टिकल को पार कर लेता है। फिक्स्ड वर्सेस फ्लूइड माइंडसेट। कुछ लोग लाइफ को फिक्स करके जीते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, और वहीं हार शुरू हो जाती है। लेकिन विनर्स फ्लूइड होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलते हैं। मार्केट बदलता है, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। अगर तुम नहीं बदलते तो तुम पीछे छूट जाते हो। बिजनेस में जो अडैप्ट नहीं करता वो इररेलेवेंट हो जाता है। लाइफ में जो सीखना बंद करता है वो ग्रो करना बंद कर देता है। इमेजिन दिस: एक रिवर पहाड़ों से टकराती है, वो रुकती नहीं, वो रास्ता बदलती है, और धीरे धीरे वो पहाड़ को भी काट देती है। अगर अडैप्ट करना इतना जरूरी है तो आखिरी सवाल ये है, क्या स्ट्रैटेजी का कोई अंत है, या ये एक एंडलेस जर्नी है? चैप्टर 12, अंत नहीं, एक शुरुआत, द एंडलेस गेम। अब हम आखिरी चैप्टर पर हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। सन त्जू की टीचिंग्स कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं जो हर सिचुएशन में नए तरीके से अप्लाई होते हैं। स्ट्रैटेजी एक स्किल नहीं, एक माइंडसेट है। तुम जितना सीखते हो उतना रियलाइज करते हो कि अभी और सीखना बाकी है। लाइफ कोई सिंगल बैटल नहीं है, ये एक कंटिन्यूस गेम है जहां हर लेवल पर नए चैलेंजेस आते हैं और हर बार तुम्हें इवॉल्व होना पड़ता है। सन त्जू हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे लड़ना है, वो हमें सिखाता है कैसे सोचना है। इमेजिन दिस: तुम एक नए बैटलफील्ड के सामने खड़े हो, लेकिन इस बार तुम्हारे पास क्लैरिटी है, कंट्रोल है, स्ट्रैटेजी है, और सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है। अब डर नहीं है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। रणनीति सीखना जीतने के लिए नहीं, सही तरीके से जीने के लिए है। अगर तुम अपनी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये अंत नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत है।